स्वागत है। मैं हूं शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दलपत सागर का अवलोकन। सौंदर्यीकरण के लिए दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए। कोरोना मामले में पारदर्शिता लाने सरकार ने की आंकड़ों की जांच। 6000 कोरोना संक्रमित मरीजों के छूटे थे नाम। आज से शुरू हुआ निगम का तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम। जनता की समस्याओं को तत्काल निराकरण के लिए निगम ने लगाया शिविर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दलपत सागर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दलपत सागर में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता के समापन समारोह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण अंतर्गत दलपत देव की मूर्ति स्थापना, परिक्रमा पथ, स्ट्रीट लाइट, घाट निर्माण, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आदि कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही दलपत सागर के उचित प्रबंधन हेतु दलपत सागर प्रबंधन समिति का गठन करने सहित बस्तर के खिलाड़ियों के लिए दलपत सागर में क्याकिंग खेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही गंगा मुंडा तालाब का सौंदर्यीकरण करने की बात कही है। परेड ग्राउंड में ध्वज को सलामी देने के बाद सीएम दलपत सागर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब में किए जाने वाले कार्यों के लिए भूमि पूजन किया और अंतिम चरण की नौकायन प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। नौकायन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। 2 दिनों से जारी नौकायन प्रतियोगिता के विजेताओं को उन्होंने पुरस्कृत भी किया। दलपत सागर 360 एकड़ का विशाल तालाब है, मगर विगत 20 सालों से यह जल कुंभियों से पटा पड़ा है। स्थानीय लोगों द्वारा वृहद आंदोलन छेड़ा गया, जिसके बाद से शासन जागी और इसके उन्नयन के लिए सामने आई है। यहाँ पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बस्तर में आदिवासियों के जमीन पर उद्योग नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के अन्य सवालों पर भी सीएम ने जवाब दिए। आज दलपत सागर में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास किया गया और दलपत सागर जगदलपुर के लिए बहुत ही भावनात्मक लगाव यहाँ के लोगों का रहा है और इसलिए इसे विकसित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है। तो सफाई का काम, नौकायन का काम, चौपाटी का काम और परिपथ के लिए योजना बनाई गई है। बहुत जल्दी वो मूर्त रूप लेगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि की मैंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय कोंडागांव प्रवास के दौरान जिले की नई पहचान के रूप में लगभग 3 करोड़ 14 लाख की लागत से बनाई गई शिल्प नगरी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कर कमलों से बेल मेटल में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी सुखचंद पोयाम, लता बघेल और सोनई विश्वकर्मा को साल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां पर डिजाइनिंग सेंटर, फिनिशिंग लैब, कैंटीन, शिल्प कुटीर, स्टोर बिल्डिंग, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला, सेमिनार हॉल, प्रशासनिक कार्यालय, कर्मचारियों हेतु निवास, एग्जीबिशन सेंटर, निर्मित सड़क, शिल्प वाटिका और अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कलाकृतियों की बारीकियों से रूबरू हुए और वाद्य यंत्रों का वादन भी किया। साथ ही उन्होंने जिले के उत्कृष्ट शिल्पकारों से मुलाकात कर उनकी कलाओं के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति हमारी अपनी पहचान है। सभी कलाकार अपनी कलाकृतियों के माध्यम से छिपी हुई अभिव्यक्ति को अपने कला में समाहित करते हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। शिल्पकला के माध्यम से देश विदेश में हमारी पहचान बनी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश रही है जितने भी सांस्कृतिक धरोहर जो जनजाति जनजीवन में रचे बसे हैं, उन्हें कैसे क्षेत्र विशेष में पहचान दिलाएं। बस्तर की पहचान दशहरा महोत्सव, दंतेश्वरी माई, बेल मेटल की कलाकृतियां, रोमांचक मुर्गा बाजार और जनजातियों शिक्षा का केंद्र घोटुल थी। आज बस्तर शिक्षा, खेल, कला और अपने पर्यटन स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिल्प नगरी के अवलोकन के दौरान कला के क्रमिक विकास को आम जनता के सामने संग्रहालय और प्रदर्शनियों में इनका जीवन प्रदर्शन करने की बात कही। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान यातायात नियमों का पालन के लिए जन जागरूकता लाने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अंजोर रथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस अवसर पर दुर्घटनाओं के बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने और अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान पूर्ण निष्ठा से कार्य कर संक्रमण के प्रसार को रोकने और संक्रमितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बेहतर कोशिश विभाग ने किया है। वहीं शासन ने संक्रमण का पहला मामला प्राप्त होने से लेकर अब तक कोरोना को लेकर पूर्ण रूप से पारदर्शिता भी प्रदेश सरकार से अपनाई है। जनता के सामने पूर्ण पारदर्शिता अपनाने के इसी प्रयास में स्वास्थ्य विभाग ने 1 महीने की कड़ी मेहनत से ऐसे 6000 लोगों के नाम खोज निकाले हैं जो पूर्व में संक्रमित तो हुए लेकिन नाम परिवर्तन, निजी अस्पताल में इलाज जैसे कारणों से शासकीय आंकड़ों में शामिल नहीं किए जा सके थे। इन 6000 लोगों के नाम सूचीबद्ध कर अब प्रदेश के कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की सूची में इन्हें जोड़े जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में शासन और जनता के बीच कोरोना संक्रमण के विषय में पूर्ण पारदर्शिता हो। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार में प्रदेशवासियों को सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए कोरोना संक्रमण के संपर्क में आए एक भी प्रदेशवासी का नाम न छूटे, ऐसी कोशिश की जा रही है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद विभाग के लोगों ने अब जानकारी सामने लाई है कि करीब 6000 लोग ऐसे हैं जो मीडिया में हम रिपोर्ट दे रहे थे उससे नाम उनके छूट गए थे। ये पहले 10-11 हजार की बात आई थी, डबल नाम हो रहे थे, मात्रा का फर्क हो रहा था। छांट के अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपके सामने विभाग पूरी पारदर्शिता निभाते हुए प्रस्तुत कर रहा है। भविष्य में भी छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य विभाग कोई भी जानकारी छुपा के नहीं रखेगा। आप इसमें सहयोग लगातार देते रहे हैं, आगे भी देते रहिएगा। आपकी मदद से छत्तीसगढ़ की बेहतर व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था हम बनाए रखेंगे। आर्मी, बीएसएफ, पुलिस भर्ती के लिए सरगुजा संभाग के युवाओं निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण और कोई नहीं बल्कि बैकुंठपुर का एक रिटायर्ड आर्मी जवान दे रहा है। अब इस क्षेत्र के युवाओं को भी सेना में जाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान ग्राउंड ट्रेनिंग और लिखित परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। देश की सेवा में 17 वर्ष का समय गुजारने के बाद कोरिया जिले के बैकुंठपुर निवासी एक रिटायर आर्मी जवान अब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि रिटायर आर्मी जवान धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रदेशों में पोस्टिंग के दौरान मिले अनुभवों को युवाओं से निःशुल्क साझा कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जिला कोरिया समेत सरगुजा संभाग के युवाओं को देश सेवा के लिए वे तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए शहर के सागरपुर स्थित झुमका ग्राउंड में रोजाना फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिटायर आर्मी जवान के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क फिजिकल प्रशिक्षण को लेने समेत दूर दराज गाँव के युवा भी पहुँच रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 60 से ज्यादा है जो रोजाना आर्मी जवान के दिशा निर्देशन में विभिन्न कलाओं को सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। बैकुंठपुर वार्ड क्रमांक 5 हर्रापारा रोड निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताते हैं कि 17 साल 4 दिन आर्मी में सेवा, लेकिन मन में अपने शहर व जिले के युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने का मकसद मैंने बनाया। इस तरह की दिली इच्छा बहुत पहले से मेरे मन में रहा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग कई प्रदेशों में हुई। उस समय दौरान मुझे छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग से कोई भी साथी जवान नहीं मिलता था, जिसका मलाल मुझे हमेशा लगा रहा। वर्ष 2003 में सेवा में आने के बाद बेंगलोर, जोधपुर, श्रीनगर, मऊ आर्मी वॉर कॉलेज, अरुणाचल एवं दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में अपनी सेवा के दौरान मुझे काफी ट्रेनिंग मिली है, जिसे मैं अपने जिले व संभाग के युवाओं को निःशुल्क देना चाहता हूँ। श्रीनगर, तो वहाँ हमसे बहुत चीज़ सीखने को मिला। वहाँ हमें बर्फ़ में किस तरह से ड्यूटी किया जाता है और अपने आप को कैसे रखना है और कैसे बचाना है। उसके बाद हमें लास्ट ऊपर तक भी गए, हम लोग लेह लद्दाख में भी ड्यूटी किया कि मैं बैकुंठपुर में आके, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने गृह ग्राम में आके यहाँ के लोगों को ये चीज़ प्रेरणा दूँ। क्योंकि मैंने जब देखा कि मैं 17 साल नौकरी करने के बाद हर जगह में देखा तो मेरे को 1-2 लड़के ही मिले, कोई मेरे को बैकुंठपुर का तो एक भी नहीं मिला। रिटायर आर्मी जवान ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा लिखित के लिए भी तैयारी करने की व्यवस्था बना ली है,
ताकि जिले से ज्यादा युवा आर्मी, BFF, NDA पुलिस जवान की सेवा में चयनित हो सके, तभी इस मुहिम को अंजाम मिलेगा। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। तो जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ सागरपुर में, वो लड़कों के लिए निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। उनको फिजिकल का पूरा तैयारी करवा रहा हूँ। प्लस मैंने एक चीज़ और देखा कि लड़के फिजिकल में तो करके हो जाते हैं फिट, और जाके लास्ट में रिटर्न में कट जाते हैं, परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो हमने और मेरे 2 दोस्त हैं जो सर हैं, तो ये किया कि हमको 1 घंटा इनको टीचिंग भी देना चाहिए। जवान द्वारा चलाए जा रहे इस निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल सका है। हालांकि बीते दिवस ही क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव से रिटायर्ड जवान और प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के समूह ने मुलाकात की है, जिसके बाद हर संभव मदद का विधायक से भरोसा मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की माने तो जिले व सरगुजा संभाग के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल उन्हें सही मार्गदर्शन दिए जाने की जरूरत है, ताकि वे अपना मुकाम हासिल कर जिले को गौरवान्वित करते हुए माटी पुत्र कहे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान की आज शुरुआत हुई है। महापौर एजाज ढेबर के साथ निगम सभापति प्रमोद दुबे और कांग्रेसी पार्षद वार्ड वासियों की समस्या हल करने साइकिल से निकले हैं। दरअसल यह पूरी कवायद मौके पर लोगों की समस्या हल करने को लेकर की जा रही है। बता दें कि आज पहले दिन रायपुर के वार्ड 2 और 3 पर शिविर लगा हुआ है। यहां बगैर आवेदन लिए तत्काल लोगों की समस्या निपटाने की कोशिश होगी। वहीं साइकिल रैली निकालने का उद्देश्य सरकारी वाहनों के पहिए रोककर पर्यावरण और सरकारी पैसे बचाना है। जानकारी देते हुए महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 70 वार्ड तक पहुंचने की निगम की पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि 35 दिन तक सभी लोग अपना सरकारी वाहन छोड़कर साइकिल पर ही चलेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। रिक्शा और अनाउंसमेंट के माध्यम से तुहर सरकार तुहर द्वार का जगह जगह प्रचार भी हो रहा है और निश्चय ही इसका लाभ रायपुर की जनता को मिलेगा। कल एक और बहुत महाशुरुआत, महाअभियान कल चालू होने वाला है, तुहर सरकार तुहर द्वार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कल सभी लोग अपनी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसको त्याग करेंगे और सभी लोग साइकिल में सफ़र करेंगे। साथ ही इसमें रायपुर की जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि जिसमें उनके पेंशन संबंधी, उनके मजदूर कार्ड संबंधी, उनके स्वास्थ्य संबंधी या जो हम मूलभूत जो हम लोग बात करते हैं कि पानी, लाइट, पानी, बिजली, ये सभी संबंधी
इनके सभी काम उसमें कल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शिविर में हम लोगों को फ़ायदा दिलाएंगे, ऐसा मेरा मानना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। रोजाना मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 321 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 9 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से 152 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से सबसे अधिक मौत रायपुर संभाग में 3, दुर्ग संभाग में 3, बिलासपुर संभाग में 2 और एक अन्य लोग की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक 2,88,764 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक कोरोना से 3,614 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,021 है। प्रदेश में आज 8,900 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया है। कोरोना महामारी की मार से शायद ही कोई बचा होगा। इसमें सबसे ज्यादा निचले स्तर के लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। दूरस्थ वनांचल में रहने वाले पारधी जनजाति भी इससे अछूता नहीं रहा। घास फूस से छावनी बनाकर अपना गुजर बसर बड़े ही विपदाओं के साथ यह करते दिखाई दे रहे हैं। अपने 2 वक्त की रोटी सहेजने के लिए यह जनजाति सरकार की योजनाओं पर टकटकी लगाए बैठे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जहां रोजगार के अवसर कम हुए हैं, तो वहीं रोजाना मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए यह मुसीबत बन गई है। ऐसा ही हाल कोयली बेड़ा क्षेत्र के कोतुल गांव के निवासी पारधी जनजाति के 15 परिवारों के सामने है, जिनके पास रोजगार के नाम पर बांस से बनी चीजें बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। ग्रामीण कुमेश नेताम बताते हैं कि घर के नाम पर 2 कमरे हैं। यह घास फूस से बना हुआ है, जहां उसके भाई व खुद के बच्चे के साथ 7 लोग रहते हैं। कोरोना के इस दौर में उनके काम पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। रोजाना बांस से सूपा, पर्रा, बिजना, गोपा, टुकनी आदि बनाकर बेचने का काम करते हैं, पर कोरोना महामारी के चलते उनको भी रोजगार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो आसपास के बाजार बंद हैं, ऊपर से खरीदारों में कमी आई है, जिससे उनके परिवार के सामने भरण पोषण के लिए मुसीबत बन गई है। कुमेश का कहना है कि राशन कार्ड तो बना है, पर APL, जिससे उन्हें अतिरिक्त दाम में अनाज खरीदकर घर चलाना पड़ता है। वहीं घास फूस में छावनी बनाकर जिंदगी केवल चल रही है। गौरतलब है कि कोतुल में पारधी जनजाति के 15 परिवार रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 110 के लगभग है। खेतिहर भूमि न के बराबर होने से इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन वनों से बांस लाकर उनसे विभिन्न वस्तुएं बनाकर बेचना, यही इनका साधन है। काम भी सीजन की मांग के अनुरूप होता है। दिवाली में सूपा की मांग, शादी ब्याह के दिनों में पर्रा, बिजना, वनों पर चुनने के लिए गोप्पा, धान के सीजन में टुकना आदि की मांग पर इस साल कोरोना महामारी के चलते शादी नहीं हुई, तो पर्रा बिचना भी नहीं बेच पाए हैं। इनका कहना है कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, तो इनकी भी मांग है कि इन्हें BPL कार्ड दिया जाए, साथ ही इनके हुनर के हिसाब से बांस कला में इन्हें रोजगार मिले, अच्छे घर के लिए सहयोग मिले, ताकि इनकी जिंदगी का गुजर बसर भी आसानी से हो सके। द न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में निर्वाचन आयोग की भूमिका चुनाव कराने में होती है। मतदान कर आम जनता अपने पसंद की सरकार और उम्मीदवार की किस्मत तय करती है और देश प्रदेश निकाय ग्राम की सरकार बनाने में अपना अमूल्य योगदान मतदाता देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले के साथ हमारे संवाददाता तिलक देवांगन ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग जगह जगह अपने शासकीय जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ मतदाताओं को जागरूक करने वाले अधिकारी को भी पुरस्कृत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त, उनसे हम बात करेंगे क्या कैसे संदेश देना चाहेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में जब उपचुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, वहाँ पर मतदाताओं का जो रुझान बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, लगातार आपकी मेहनत रंग लाई है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो जो राज्य में नवीन मतदाता जुड़े हैं
उन सभी को बहुत बहुत बधाई। लगभग 3,11,000 नवीन मतदाता हमारे राज्य में जुड़े हैं। इसके अलावा हमने देखा है विधानसभा उपचुनाव 2020 में जब हुए मरवाही में, तो अब तक के विधानसभा चुनाव में 2018 का प्रतिशत लगभग 71 था, लेकिन मरवाही में 77.8%, जो कि काफ़ी अच्छा है। कोविड महामारी के विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास दिखाया और इसी का नतीजा है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ने भी आकर मतदान किए, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। देखा गया मैडम, धूर नक्सलाइट जो इलाके हैं, चाहे बस्तर हो, सुकमा हो, वहाँ पर आपकी जो टीम की जो काबिले तारीफ जो काम किया है, जैसे विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें, वहाँ जो बिना पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो अपने वोट डालने के लिए पहले कतराते थे, अब वोट डालने के लिए आते हैं और अपने केंद्र जो मतदान केंद्र था उनको भी आगे बढ़ाया ताकि सुविधा बन सके। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत हमने देखा है कि मतदाताओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है, और जो मतदान का प्रतिशत है ये उसका बेसिकली एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतदान के प्रतिशत में साल दर साल हर विधानसभा के साथ में हमें प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखती है, और 2018 के विधानसभा में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा 71% पूरे राज्य में रहा। और जो उपचुनाव भी हुए हैं, चित्रकूट में हुआ, दंतेवाड़ा में हुआ 2019 में, उसके बाद में मरवाही में हुआ, ये सभी दूरस्थ वनाच्छादित क्षेत्र है और यहाँ के मतदाता जागरूक है और लोकतंत्र के महापर्व में हमेशा सहभागिता अपनी देना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग का हमेशा एक्टिविटी जब विधानसभा चुनाव में रहता है दागी अधिकारियों के लिए, ये नया कानून आया है, उनके बारे में बताइए ताकि आम जनता जागरूक हो सके। देखिए, ये जो कानून में संशोधन आया है ये 2020 में आया है, और हमारे यहाँ जो उपचुनाव हुए थे नवंबर में, इस समय इसको लागू किया गया था। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और राजनीतिक दल जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड या दागी बैकग्राउंड रखने वाले ऐसे उम्मीदवार हैं, उनके बारे में उनको 3 बार न्यूनतम पब्लिश करना आवश्यक है। इसको आयोग को भी सूचित करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, और इसके साथ साथ अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कम 3 बार पब्लिश करना ज़रूरी होगा उस उम्मीदवार का बैकग्राउंड और उन कारणों को, किस वजह से पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को एज ए कैंडिडेट टिकट दिया है। तो ये कानून काफ़ी सख्त है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसके बाद में लाया गया है, और 2020 मरवाही उपचुनाव में इसको हमारे राज्य में भी लागू किया गया था। निर्वाचन आयोग अब नए नए प्लेटफॉर्म, नए संसाधनों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो जागरूकता का अभियान वो लगातार चला रही। इनका ही एक राज है कि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, आम लोगों ने अपने हिसाब से मतदान किए, उनके हिसाब से जो सत्ता आज रंग लाई है, क्या लगता है आपको? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटाइज्ड युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डेफिनेटली आपके मतदान और चुनाव में पारदर्शिता आती है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भी इलेक्ट्रॉनिक एपिक को लॉन्च किया गया। ये एक PDF डॉक्यूमेंट है, PDF फॉर्मेट है, जो कि आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इससे ईज़ ऑफ डूइंग सुविधा होगी, पेपरलेस मीडियम में हम जा रहे हैं। आप आने वाले अब जो भी आगामी चुनाव होंगे उसमें मोबाइल पे यदि कोई अपना एपिक कार्ड प्रस्तुत करता है, उसमें QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करके उसका डेटा रीड करना संभव रहेगा। तो इसके अलावा जो मोबाइल ऐप्स है, जैसे कि सी विजिल है, आपका वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप है, हमारे एनकोर है, सुविधा है, कैंडिडेट्स के लिए भी जो है ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा अभी चुनावों में लागू की गई थी। तो इस तरीके के सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आयोग इस्तेमाल करता रहा है। आज मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटर ID कार्ड ला करके और एक डिजिटल नया आयाम ओपन किया है। तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी पारदर्शिता और सुगमता भी आएगी। चुनाव के समय क्या चुनौती रहती है निर्वाचन आयोग को खासकर?
चुनाव के समय काफ़ी चुनौतियां रहती है और छत्तीसगढ़ राज्य वनाच्छादित भी है, दूरस्थ है, वनांचल क्षेत्र में और नक्सल प्रभावित भी है। तो ऐसे समय में सुरक्षा हमारे अपने सुरक्षा कर्मियों की और निर्वाचन निष्पक्ष हो, भय रहित हो, किसी भी प्रलोभन से, डर से, किसी भी दबाव में हमारा मतदाता न रहे, मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करना होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे द न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता को? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश है और इस देश में अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग आप अवश्य रूप से करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सजग, सुरक्षित, सशक्त आप वोटर बने। यही संदेश आज के दिन रहेगा। ये तो थी द न्यूज़ की खास पेशकश, खास बातचीत में राज्य निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी। ऐसे ही हम लगातार दिखाते रहेंगे। राज्य के IAS, IPS अफसर, मंत्री और अनेक सचिव हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे, आम जनता को रूबरू कराएंगे हमारी खास बातचीत से। मेरे सहयोगी सूर्या गौतम के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे मंदिर सौध के मेन रोड में मछली से भरी हुई एक टाटा एस वाहन की दुर्घटना होने से वाहन पलट गई और वाहन द्वारा सप्लाई के लिए जा रहे मछलियां सड़क पर तैरने लगी। फिर क्या था, आसपास के लोगों को मानो सौगात मिल गई। दुर्घटना स्थल पर लोग पहुंचे तो जरूर, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति और वाहन को छोड़ मछलियां लूटने लगे। एक एक कर भीड़ बढ़ती गई और लोग मछलियां लेकर भागने में व्यस्त रहे, जिसे आप साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर आगे की कार्यवाही की गई। नगर निगम बिरगांव में मड़ई मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लोगों की खासा भीड़ देखने को मिली। यादव समाज के लोग राउत नाचा करते हुए मोहल्ले मोहल्ले में घूमते दिखाई दिए। मान्यता ये है कि स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये मड़ई का आयोजन किया जाता है। मड़ई के दौरान करीब 30 फीट लंबे बांस का मड़ई बनाया जाता है, जिसे लेकर पूरे गांव का भ्रमण किया जाता है, जिसके बाद मड़ई की स्थापना गौठान में जाकर की जाती है और यादव समाज के लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गीत और छत्तीसगढ़ के यादव समाज की संस्कृति की झलक भी यहाँ देखने को मिली। लोग मड़ई मेले को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। साथ ही मड़ई मेले में रईचूली झूला और अन्य कार्यक्रम का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया। बिरगांव के लोगों ने मड़ई मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण प्रदेश के कई स्थानों में पानी को लेकर प्रायः संकट की स्थिति देखी जाती है, लेकिन कोरिया के ग्रामीणों ने अपने गांव में ही प्राकृतिक जल को सहेजने के लिए तुर्रा का निर्माण कर दिया है। तुर्रा से अविरल जलधारा लगातार बहती रहती है, जिसके चलते ग्रामीणों को किसी भी मौसम में पानी की समस्या नहीं होती। जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरान कई क्षेत्र में जमकर जल का दोहन किया जा रहा है, जिस कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और यही कारण है कि गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही कई क्षेत्रों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। वहीं कोरिया जिले में कई जगह ऐसी है जहां पूरे साल अविरल जलधारा तुर्रे के माध्यम से अनवरत बहती रहती है। ऐसे ही एक गांव है जहां पर 2 तुर्रा सालों से बह रहे हैं। गांव में 2 तुर्रा के लगातार बहने के कारण गांव का नाम ही तुर्रापारा रख दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिले के खड़गवा जनपद पंचायत क्षेत्र के देवाडांड पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम तुर्रापारा है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। वर्ष भर यहाँ पर 2 तुर्रे के माध्यम से लगातार जलधारा बहती रहती है। ऐसा सालों से चला आ रहा है। इस गाँव में पानी की कोई समस्या नहीं है। लोग नहाने व अपने दैनिक उपयोग के लिए भी तुर्रे का पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी हर मौसम में पानी की उपलब्धता बनी रहती है। पानी के मामले में तुर्रापारा समृद्ध है। हाँ, अच्छा, एक तो सर नहाते धोते हैं, पानी पीते हैं, ये कभी नहीं रुका। ये सर संक्षिप्त से लगा गया। हाँ, खराब नहीं सर, न बीच में हुआ था। अच्छा, फिर इसको चेंज किया गया। ग्राम तुर्रापारा में बह रहे अलग अलग स्थान पर 2 तुर्रे के पानी का ग्रामीण पूरा उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वर्ष 1936 में दोनों तुर्रे में विशाल सारी लकड़ी को काटकर नहरनुमा बनाकर तुर्रा के पानी को सुविधाजनक स्थान तक लाकर ग्रामीण तुर्रे के पानी का उपयोग कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग स्नान करने के लिए तुर्रा पर पहुंचते हैं। साथ ही आसपास तुर्रे के पानी से खेती कार्य में भी उपयोग किया जाता है।
तुर्रापारा गांव के 2 स्थानों में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत जिसे ग्रामीण तुर्रा कहते हैं, दोनों तुर्रों से अविरल जल धारा लगातार बहती रहती है, जिससे कि गांव में पानी की कमी आज तक नहीं हुई। ग्रामीण बताते हैं कि अब तक कितनी गर्मी का मौसम पार हो गया, लेकिन यहाँ के दोनों तुर्रे आज तक कभी नहीं सूखे, बल्कि गर्मी के दिनों में तो गांव के अधिकांश लोग तुर्रे के शीतल जल में गर्मी के दिनों में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यदि प्रशासनिक पहल की जाए तो दोनों तुर्रे के पानी का उपयोग गांव के ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दलपत सागर का अवलोकन, सौंदर्यीकरण के लिए दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए। कोरोना मामले में पारदर्शिता लाने सरकार ने की आंकड़ों की जांच, 6000 कोरोना संक्रमित मरीजों के छूटे थे नाम। आज से शुरू हुआ निगम का तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम, जनता की समस्याओं को तत्काल निराकरण के लिए निगम ने लगाए शिविर। इसी के साथ ही आज की प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।